Welcome to Study I Vision, the path of success. नमस्कार। तो चलते हैं भारतीय इतिहास की तरफ। अब जानते हैं हर उन बिंदुओं को जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जिन चीजों का हमारे पास किसी भी तरह का लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता, वो हमारे पास प्राग ऐतिहासिक काल में हम उसे मानते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में हम उन चीजों को मानते हैं जिनके बारे में हमारे पास लिपि तो अवेलेबल है, साक्ष्य अवेलेबल है, परंतु हम वो पढ़ने योग्य नहीं है, यानी कि हम उसे अब तक पढ़ नहीं पाए हैं। और इसके बाद आता है हमारे पास ऐतिहासिक काल, जिसमें आपको पता होगा प्राचीन काल, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, जिनके बारे में हम इजीली स्टडी कर पाए हैं और जान पाए हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में आते हैं हमारे पास पाषाण काल, जिसके बारे में अभी हमारे पास ना तो कोई ज्यादा अच्छे सोर्सेज हैं और ना ही हमारे पास लिखित डेटा अवेलेबल है। इसके बाद आता है हमारे पास आदि ऐतिहासिक काल, जिसमें एक एग्जाम्पल है सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम उस सिंधु घाटी सभ्यता से अपने इतिहास को आरंभ करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत होती है तकरीबन 1826 ईस्वी के आसपास। एक्चुअली हुआ ये कि पाकिस्तान के एक प्रांत में, जो कि पंजाब प्रांत था, पाकिस्तान के एक प्रांत, पंजाब प्रांत में क्या है, एक उस समय तो भारत का विभाजन नहीं हुआ था। तो उस पंजाब प्रांत के जो लोग थे, वहां के लोगों को अपने घरों के निर्माण के लिए कुछ काम करने की जरूरत नहीं थी। वो जस्ट खुदाई करते थे, नीचे से ईंटें मिलती थी और उससे अपने घरों का निर्माण कर रहे थे। जब इस चीज की चर्चा चली तो 1826 में चार्ल्स मेसन द्वारा 1826 में चार्ल्स मेसन द्वारा इस मुद्दे को हाईलाइट में लाया गया, परंतु ज्यादा मुद्दे को न उछालकर उसे उसी समय दबा दिया गया। यानी कि 1826 में सबसे पहले जिसने इसके बारे में जानकारी दी वो था चार्ल्स मेसन। सभी ने माना कि ये हो सकता है कोई दैवीय चमत्कार हो, इस जमीन के नीचे से ईंटें मिल रही हैं, परंतु इस चीज को उस समय दबा दिया गया। उसके बाद 1856 में जब कराची से लेकर लाहौर के बीच में रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, उस समय एक बार फिर इस मुद्दे को हाईलाइट में लाया गया, क्योंकि उस समय ब्रंटन बंधुओं द्वारा जो कार्य किया जा रहा था उसकी जानकारी कनिंघम को दी गई कि दोबारा से कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे मिल रही हैं जो कि हो सकता है वो किसी न किसी चीज से बिलोंग करती हो। मतलब खुदाई के उपरांत अनेक ऐसी चीज मिली उन्हें जो कि ऐसा लग रहा था वो शायद किसी और चीज से बिलोंग करती हो, परंतु उस समय भी कनिंघम द्वारा इसे बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया, उस मुद्दे को उसी समय दबा दिया गया। उसके बाद 1861 पे पहुंचते हैं। 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की एक टीम का गठन होता है, यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन होता है 1861 में। बात यूं ही चलती रही, दौर बढ़ता चला गया, बात पहुंच गई 1902 पे। 1902 में लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक के तौर पर जॉन मार्शल को नियुक्त किया गया। 1902 से लेके 1920 तक उसमें थोड़ा बहुत काम चलता रहा। उसके बाद 1920 के आसपास ये जानकारी मिली कि पाकिस्तान के प्रांत में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे ऐसी चीजें मिल रही हैं जो कि हो सकता है किसी चीज से बिलोंग करती हो। तुरंत पुरातत्व विभाग इस चीज में एक्शन में आया और 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और उन्हें भेजा गया पाकिस्तान के उन साइट्स में जहां पे उन्हें लग रहा था कि कोई ना कोई किसी न किसी चीजों की मिलने की संभावना है। तो उन्होंने एक साइट को खोजना शुरू किया। 1921 में दयाराम साहनी की टीम ने जो खोज की, वहां से उन्हें एक ऐसा लगा कि कोई सभ्यता यहाँ विकसित हो सकती है। जैसे जैसे वो खोदते चले गए, 1921 में लगा, जिस चीज को उन्होंने खोजा उन्होंने नाम दिया हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद 1922 में, ठीक एक साल बाद 1922 में राखलदास बनर्जी ने एक अलग साइट पे एक और खोज की जिन्होंने उसका नाम दिया मोहनजोदाड़ो। तो इस तरह अलग अलग साइट्स का खोज करते चले गए और खोज चीजें मिलती चली गई। 1924 तक आते आते कई सारी साइट्स ऐसी मिल चुकी थी जो कि सिंधु घाटी के आसपास में विकसित थी। तो जॉन मार्शल ने 1924 में वैश्विक मंच से ये घोषित किया कि हमने एक सभ्यता की खोज की है जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। यानी कि वह सभ्यता जो सिंधु घाटी के आसपास में विकसित हुई हो उसे उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से नामित किया। अब देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो सिंधु रिवर थी, वो सिंधु रिवर भारत से नहीं, भारत में होती हुई पाकिस्तान से जा रही थी। जो पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्र थे वहां पे जो सभ्यताएं विकसित हो रही थी उन चीजों को मिलाकर 1924 में जॉन मार्शल ने जो नाम दिया था सिंधु घाटी सभ्यता का दिया था। परंतु उस समय तक कुछ ही साइट्स का
कुछ ही साइट्स की खोज हो चुकी थी। 1947 आते आते, यानी कि भारत की आजादी तक आते आते कम से कम 40 से 50 साइट्स ऐसी खोजी जा चुकी थी जो कि मतलब काफी प्राचीनतम सभ्यता से बिलोंग करती थी। अब ये चीजें बढ़ती चलेगी। आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो 1500 प्लस साइट्स ऐसी हो चुकी हैं जिनकी खोज की जा चुकी है। दो साइट्स ऐसी हैं जो कि अफगानिस्तान में मिली हैं, इसके अलावा 2 साइट्स अफगानिस्तान में मिली हैं, और अन्य साइटों की बात करें कि 975 से ज्यादा साइट्स जो है वो इंडिया में मिली हैं, और इसके बाद अगर हम बात करें 475 प्लस साइट्स जो हैं वो हमारे पास पाकिस्तान में मिली हैं। तो यानी, और इनमें जितनी भी जो 1500 साइट्स हैं, उन 1500 साइट्स की बात करें, 1500 साइट में 80% साइट ऐसी हैं जो कि सरस्वती नदी के किनारे मिली है, यानी कि सरस्वती नदी के आसपास मिली है। तो अगर हम इसे ये कहें कि ये सरस्वती घाटी सभ्यता है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। पर चूंकि इसका नामकरण 1924 में जॉन मार्शल द्वारा पहले ही कर दिया गया था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वहां पे जो रहने वाले, वहां का जो रहन सहन था वो थोड़ा सा अलग किस्म का था, हम उसके बारे में भी जानते हैं। जैसे मान के चलते हैं ये रिवर है, ये रिवर है, इस रिवर के पास में लोगों का रहन सहन हुआ करता था, यानी कि एक ऊंचा टीला हुआ करता था उस समय और एक निचला टीला हुआ करता था। यानी कि जो ऊंचा टीला था, वो जो टीला था वो नदी से काफी दूरी पे हुआ करता था और काफी हाइट में हुआ करता था। और एक चीज और थी इसमें जो देखने वाली थी, वो ये कि ये जो ऊंचा टीला था उसकी चारदीवारी हो रखी थी, ऊंचे टीले की चारदीवारी हो रखी थी। क्योंकि ये निचला टीला था वो आपके पूर्व में पड़ता था, तो इसे पूर्वी टीले के नाम से जाना जाता था, इसे पूर्वी टीले के नाम से जानते थे। और ये जो इधर था इसे पश्चिमी टीले के नाम से जाना जाता था। अब इसकी चारदीवारी हो रखी थी, जो चारदीवारी हो रखी थी इसमें जो बाहरी ईंट लगी हुई थी वो पक्की ईंट थी, और अंदर से कच्ची ईंटों से इसका निर्माण किया हुआ था, और इसे बोलते थे परकोटा, परकोटा बोलते थे। ये पूर्वी टीला, ये पश्चिमी टीला, इसकी बाहर की चार दीवारी हो रखी थी, और जो चार दीवारी हो रखी थी उसमें भी इसके बाहर का जो एरिया था वो पक्की ईंटों से निर्मित था, और अंदर का जो एरिया था वो कच्ची ईंटों से निर्मित था। यानी कि इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग थोड़ा पुरोहित वर्ग के रहे होंगे, अमीर वर्ग के रहे होंगे, इनके कंपैरिजन में ये लोग सामान्य वर्ग के रहे होंगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि रिवर अगर ओवरफ्लो होती है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ये इजीली डूब जाएगा। और चूंकि यहाँ के जो लोग मुख्य लोग होते हैं, जो पॉलिसी मेकर होते थे, वो लोग इसीलिए इन्हें अलग से बाउंड्री करवाई जाती थी इस एरिया की, ताकि वो लोग सेफ रहें, आने वाले टाइम में दोबारा से पॉलिसीज को बना सकें। तो इसलिए इसका निर्माण किया जाता था। इसी में हमें इनकी चीजों से एक चीज और प्राप्त होती है। यहाँ पे एक अन्नागार प्राप्त हुआ है। अन्नागार से हम ये मानते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज रही होगी कि जब भी ये खाद्यान्नों का उत्पादन करते होंगे तो इन्हें उस समय भी ये जानकारी थी कि खाद्यान्नों का सरप्लस उत्पादन होने के बाद इन्हें एक जगह स्टोर किया जाए, जिससे कि भविष्य में किसी आपातकाल की स्थिति में उस सरप्लस अनाज को दोबारा से इस्तेमाल किया जा सके। तो ये वहां का नगर नियोजन था। इसके अलावा वहां पे जो लोगों का रहन सहन था उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। वहां पे लोग रहते कैसे थे, जैसे ये घर है, ये वहां की एक कॉलोनी की बात करते हैं, तो वहां पे क्या है, मेन एक रोड था, उस मेन रोड में जो सड़कें थी, उस सड़कों में जो गलियां थी, सभी जितने भी घर थे उन सभी के जो घर के दरवाजे थे वो गलियों की तरफ खुलते थे। कोई ऐसा घर नहीं मिला जिनके दरवाजे जो है सड़कों की तरफ खुलते हो। इससे ये पता चलता है कि वो लोग, एक तो यहाँ पे चोरी चकारी की संभावना बहुत कम हो जाती है अगर घर गलियों की तरफ खुलते हैं, दूसरा वो लोग धूल से भी बहुत ज्यादा बचते होंगे, और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये सभी एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते थे। यानी कि आप इसे जालनुमा संरचना कह सकते हैं या फिर आप इसे ग्रिड प्रणाली कह सकते हैं, दोनों कहें तो कोई गलत नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कौन सी सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मिली है, तो आप सीधा सीधा मार के आ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मिली है। लोथल को छोड़ के ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जिसमें कि जो दरवाजे हैं वो मुख्य जो द्वार है वो सड़क की तरफ खुलते हो। बाकी सभी में क्या है, जो मुख्य द्वार है वो गलियों की तरफ ही खुलते होंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद अब हम एक घर की बात कर लेते हैं। मान के चलिए वहां पे क्या था, एक घर, ये मेन रोड हो गया हमारा, है ना, ये गली हो गई। ये गली का जो गेट है, मेन एंट्रेंस ये आपका हो गया, मुख्य द्वार हो गया, ये गली की तरफ दरवाजा खुल रहा है।
अब इसमें इन्होंने क्या कर रखा था, 8 से 10 फीट की एक दीवार खड़ी कर रखी थी। यानी कि अगर कोई भी इस घर में किसी घर में एंटर करता है तो सबसे पहले उसे कोई भी चीज अंदर की दिखाई नहीं देगी। और सबसे मेन बात, इसके ठीक पीछे कच्ची ईंटों से इनका निर्माण कर रखा था। मतलब कह सकते हैं आपका कह सकते हैं ना, मतलब छोटा सा एरिया था जो कच्ची ईंटों से निर्मित था। इसके बाद यहाँ पे कमरों का निर्माण किया हुआ था। कमरों के निर्माण के साथ साथ हर एक घर में यहाँ पे कुएं का निर्माण, हर एक घर में कुआं मिला है, हर एक घर में कुआं। दूसरी बात, हर एक घर में कुएं के साथ साथ यहाँ पे किचन और यहाँ पे बाथरूम। ये सिस्टम जो है हर एक घर में एक जैसा ही मिला है लगभग। और ये जो बाथरूम था, इस बाथरूम की कनेक्टिविटी और इस किचन की कनेक्टिविटी जो है एक पाइप के माध्यम से इन दोनों की कनेक्टिविटी हो रही थी। ये सारा पानी जाता था यहाँ पे नालियां बनी हुई थी, ढकी हुई नालियां बनी हुई थी। और इन नालियों के थ्रू एक बाहर वाले एरिया में जाके पानी स्टोर होता था, जहां वो भी ढका हुआ पानी स्टोर होता था और उसके बाद वहां से डिस्पोज ऑफ होता था। यानी कि उस समय, उस दौर में भी वो लोग इतनी सिस्टमेटिक वे में अपना रहन सहन चलाते होंगे, जिससे कि ना तो वहां पे किसी भी चीज की उन्हें गंदगी महसूस होती होगी और वो सिस्टमेटिकली अपने जीवन को जीते होंगे। तो यहां से हमें पता चलता है नगर नियोजन कितना सुनियोजित रहा होगा उस समय का। और जल निकासी प्रणाली हमें पता चल चुका है, जैसे कि वहां पे उन्होंने पाइपों के माध्यम से शौचालय के साथ साथ ये रसोई घर की कनेक्टिविटी बना रखी थी और इन सबको एकत्रित करके नालियों में ले जाके बाहर जाके डंपिंग कर रहे थे। तो ये सारी चीजें इनकी जल निकासी प्रणाली के लिए बहुत अच्छी, इनके युग को बहुत अच्छा साबित करती है। जीवन शैली जैसा कि मैंने आपको बताया था, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीले में ये लोग सरप्लस खाद्यान्न को अन्नागार में जाके स्टोर करते थे। तो ये बताता है कि वहां की जीवन शैली बहुत ही उत्तम किस्म की रहती होगी, क्योंकि उन लोगों में किसी भी तरह का द्वेष नहीं रहता था। वो लोग सरप्लस को एक ही जगह इकट्ठा करते थे। इसके अलावा अगर हम पहनावे की बात करें तो बहुत से साक्ष्य कब्रिस्तान के ऐसे मिले हैं जिसमें डायरेक्ट जो डेड बॉडीज मिली है उससे पता चलता है कि उस समय के लोग जो सोने चांदी से बहुत ज्यादा अवगत रहे होंगे। डेड बॉडीज के ऊपर सोने चांदी मिली है, तो इससे पता चलता है कि उनके साथ में जो शवों को कब्रगाह में डाला जाता था, तो उससे पता चलता है वो लोग अपने ऊपर आभूषणों का इस्तेमाल करते रहे होंगे। और आभूषणों में उन्हें सोने और चांदी के साथ साथ आर्टिफिशियल आभूषणों की भी जानकारी रही होगी, क्योंकि कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जैसे कि मन के कच्ची गोलियां बना के उन्हें पहले आग में सेका जाता होगा, उसके बाद उसमें होल करके उसमें मन के डाल के उसे मन के रूप में बना के उसे गले में पहना जाता होगा। तो ये सारे आभूषण मिले हैं उसी काल से। इसके अलावा खान पान की बात करें तो गेहूं के साथ साथ गेहूं जौ मटर खरबूज तरबूज रई सरसों, इन सब के बारे में इन्हें जानकारी थी। लिपि की बात करें तो ज्यादातर चीजें हमें चित्रात्मक मिली है, चित्र से संबंधित मिली है। यहाँ से हमें एक स्वास्थ्य का चिन्ह मिला है जिसे कि हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से हमें बहुत सारी ऐसी मछली नुमा संरचना मिली है, परंतु अभी भी हम उसके बारे में जानकारी इतनी नहीं जान पाए हैं कि ये आखिर किस चीज को दर्शाती होंगी। लिपि की चित्रात्मक लिपि के साथ साथ एक लिपि जो ये पढ़ते थे वो लिपि थी ब्रेस्टोफेडल के नाम से जानते हैं। ब्रेस्टोफेडल लिपि के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, लिखना शुरू करते हैं लेफ्ट राइट साइड से लिखते हैं लेफ्ट की तरफ, इधर की तरफ, फिर लेफ्ट साइड से लिखते हैं राइट की तरफ, फिर राइट साइड से लिखते हैं लेफ्ट की तरफ। यानी कि ये इस तरह चलती रहती है, इसे बोलते हैं ब्रेस्टोफेडल लिपि। मुख्य प्राप्त साक्ष्य में अगर आप बात करें तो यहाँ बृहद स्नानागार मिला है। इसके साथ साथ हमें स्नानागार के साथ साथ अन्नागार मिला है। अन्नागार के बारे में मैं बता ही चुका हूँ, अन्नागार के बारे में बता चुका हूँ, स्नानागार के बारे में भी आपको बताया जाएगा। इसके अलावा यहाँ से कब्रिस्तान मिला है और भी अन्य चीजें मिली हैं जिन सभी के बारे में आपको बताया जाएगा। सभ्यता के अगर विकास की बात करें तो इन सभ्यता का जो विकास है वो अलग अलग जगह पे हुआ है। तो पूरी सभ्यता को अगर हम विकास की बात करें तो ये हमारे पास त्रिभुजाकार आकार में मिलता है। त्रिभुजाकार में मिलता है। त्रिभुजाकार में देखेंगे सबसे पहले ही मिलेगा सुतका गेंडोर जो कि पड़ता है बलूचिस्तान में। पाकिस्तान का एक प्रांत है बलूचिस्तान, वहां पड़ता है। उसके बाद हमारे पास एक है मांदा जो कि कश्मीर में है, चिनाब नदी के पास में है। कश्मीर में चिनाब नदी के पास में
इसके बाद है उसके बाद है आलमगीर। आलमगीर जो कि हमारे पास यूपी में है और हिंडन नदी के पास में है। और उसके बाद है दैमाबाद। दैमाबाद जो कि हमारे पास गोदावरी नदी में, गोदावरी नदी के पास में, गोदावरी नदी के पास में, ये पड़ता है महाराष्ट्र में। अगर इन सभी पॉइंट को हम जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि ये एक त्रिभुजाकार नामक संरचना प्राप्त होती है। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो ये पूरा एरिया जो है वो त्रिभुजाकार श्रेणी में काउंट होता है। अच्छा, एक चीज और, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे टिन और तांबे से भी परिचित थे। इन सभी को इनको मिला के कांस्य बनाते थे, इसीलिए इस युग की सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, लोगों का मानना कि ये तकरीबन 2350 ईसा पूर्व से लेके विकसित रही 1750 ईसा पूर्व तक। अब ये 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व जो बोला है, इसका अर्थ ये है कि इसमें जितने भी साक्ष्य मिले हैं उसमें सबसे पुराना जो साक्ष्य है वो मिला है 2350 ईसा पूर्व का, और जो सबसे लास्ट का जो साक्ष्य मिला है वो है 1750 ईसा पूर्व का। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाने के बाद इनकी एक्चुअल एज अराउंड ये आसपास की एज हमें पता चल पाती है। अब इसमें मेन बात ये है कि इसकी जो पूरी ज्यादातर जो चीजें हैं, ज्यादातर जो साइट्स हैं, वो 80% साइज जो है वो मिली है आपकी सरस्वती घाटी के पास, सरस्वती रिवर के पास में। तो इसे सरस्वती घाटी सभ्यता कहें, सिंधु घाटी सभ्यता कहें, या फिर कांस्य युगीन सभ्यता कहें। अगर बोले इसे अगर इसे हड़प्पा सभ्यता कहें, या फिर इसे प्रथम नगरीय सभ्यता कहें, तो ये सभी सभ्यता कहेंगे तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये सारी सभ्यता को एक ही नाम से जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता। तो इसमें मैंने आपको एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया सिंधु घाटी सभ्यता का। अगर आपको ये पसंद आया तो मैं अगला वीडियो जल्दी लेके आऊंगा जिसमें आपको और ज्यादा ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन दूंगा, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक टेबल फॉर्म में बना के दूंगा जो कि आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा। नमस्कार, जय हिंद।